ज़्विटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का तीसरा लेक्चर, इसके पहले तो हम इकोलॉजी के पढ़ा रहे थे, इकोलॉजी में जो बेसिक बातें थी उसको बता रहे थे। और आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का तीसरा लेक्चर और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ज़्विटर चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। क्यों? क्योंकि आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज आपको मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताना है। मेजर एबायोटिक, एबायोटिक मीन्स होता क्या है? मैंने आपको बार बार बताया है, एबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग। एबायोटिक मीन्स क्या होता है? बोलो, नॉन लिविंग। एबायोटिक मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग। और उसमें सबसे ज़्यादा हमने बताया बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिल करके इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट तमाम तरीके के हैबिटाट को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हैबिटेट या हैबिटाट कहते हैं, जहाँ पर तरीके के जीव जंतु रहते हैं, उसकी बात करते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए, लिखा गया है टेम्परेचर के बारे में आज हम लोग बातचीत करते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर जितने भी हैं, तो सबसे पहले हम आज जितने भी मेजर एबायोटिक फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिएंगे, उसमें सबसे पहले हम टेम्परेचर को पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। लिखा है टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे हम लोग जितने भी एबायोटिक फैक्टर, उनका एग्जाम्पल लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, लाइट लिखते हैं, रेनफॉल लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, पीएच लिखते हैं, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, वो सब कुछ लिखते हैं, लेकिन उनमें सॉइल लिखते हैं। सबसे ज़्यादा जितने भी एबायोटिक फैक्टर, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। इवन यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए कि वेजिटेशन टाइप, आप अगर एनसीईआरटी लिए हैं और हमारी क्लास को कर रहे हैं, मैंने कहा था कि इस क्लास को तभी मजा मिलेगा जब आप एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठेंगे। अगर लेकर बैठे हैं तो लिखिए यहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर डैश करके, कि वेजिटेशन टाइप एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी किसी भी एरिया में किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, किसी भी एरिया में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। फिर से बोल दे रहा हूं, वेजिटेशन टाइप एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी मेनली डिपेंड ऑन, तो आप कहोगे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर से बोल दें ताकि आप लिख लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं, तो यहां जरूर नोट करिएगा कि वेजिटेशन टाइप एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी मेनली डिपेंड ऑन, तो आप कहोगे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी किस एरिया में किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, किस एरिया में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे, किस एरिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, कितना ज्यादा वेरिएशन, कितनी ज्यादा विविधता होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आगे देखिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। लिखा है, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। आप इस बात से अवेयर होगे, आप इस बात को जानते होगे कि सीजन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है, वैसे वैसे लैंड का टेम्परेचर भी क्या होता जाता है? बोलो, चेंज होता जाता है। एक और यहां से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश किया है, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। टेम्परेचर अगर पढ़ रहे हैं, लिखा डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप्स। हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम कहें कि ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, तो हमने कहा था कि दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक कौन सा? बोलो, साउथ पोल है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, आपसे पूछा इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? आप कहोगे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। दूसरी बात, वहीं कहा गया धरती से प्लेन से
आप पहाड़ों की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो कहोगे टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। लिखा, फिर से पढ़ दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स। इक्वेटर से टूवर्ड्स कहां जाओगे, बोलो पोल्स की तरफ, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाओगे। एंड फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप, अगर आप समतल एरिया से यानी समतल लैंड से आप पहाड़ों पर जाएंगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाइए चाहे साउथ पोल की तरफ यानी पोलर रीजन पर जाइए तो टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, आप कहोगे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे, इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में इसका रेंज कितना बताया गया है, सब जीरो पोलर रीजन एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। कहा गया है कि आप पोलर रीजन पर देखिए तो वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट को देखिए तो वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। इन बोलिए कब, समर के समय। ट्रॉपिकल डेजर्ट, पोलर रीजन पर टेम्परेचर कम होता है, और अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉपिकल डेजर्ट में समर के समय में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या हो जाता है, बोलिए अधिक हो जाता है, उसकी बात किया गया है। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटाट, कहा गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ यूनिक हैबिटाट भी हमें दिखाई पड़ते हैं। सच है, यूनिक मतलब स्पेशल, जो एडवर्स कंडीशन की बात किया गया है, जहां पर कोई नहीं सर्वाइव कर सकता है वहां पर भी कुछ जीव का सर्वाइवल हो सकता है। और वहां देखिए किस प्रकार के टेम्परेचर हैबिटाट, कुछ प्रकार के हैबिटाट और देखने को मिले, सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड पहुंच जाता है लगभग बोले कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कहा गया तमाम तरीके की इस एनवायरनमेंट में तमाम तरीके के ऐसे हैबिटाट हैं जहां कहीं पर टेम्परेचर जीरो है तो कहीं पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कहीं पर अगर आपको देखने को मिले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा थर्मल स्प्रिंग डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट का एवरेज टेम्परेचर कितना पहुंच सकता है, कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। और अब ट्रॉपिकल डेजर्ट का समर के समय में टेम्परेचर कितना रहता है, आपसे पूछा जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है समर के समय में, और जबकि आपको पता है पोलर एरिया पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है या 0 डिग्री के आसपास होता है, उसकी बात किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे, इट इज जनरल नॉलेज दैट, ये एक जनरल नॉलेज की बात आगे बता रहा है कि मैंगो ट्री do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany। ट्रॉपिकल अलग है, टेम्परेट अलग है। कहा गया मैंगो का ट्री कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंगो का ट्री को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। कनाडा और जर्मनी में बताया गया मैंगो ट्री ग्रो नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के बाद, स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात है, स्नो लेपर्ड कहाँ नहीं पाया जाता है, बोलो हिम चीता जिसको बोलते हैं, कहाँ नहीं पाया जाता, बोलो केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लगातार बरसात होती रहती है, और बताया गया है यहाँ पर स्नो लेपर्ड जहाँ पर बर्फ होगा तो चीता वहाँ पर पाया जाएगा। और अगला लिखा टूना फिश भी कई प्रकार की होती हैं, तो टेम्परेचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग फिश का भी वो क्राइटेरिया बदलता रहता है। टूना फिश आर रेयरली, कभी कभार ही देखने को मिलती है, बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन, कभी कभार ही ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन में देखने को मिलती है। जनरली वहाँ टूना फिश भी नहीं पाई जाती। टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। तो ये आपको जनरल नॉलेज है, आपको याद करना पड़ेगा। लिखा है you can appreciate that the significance of temperature to living organism। कहा गया है आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी टेम्परेचर का, किसी एक जिंदा जीव पर भी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी आप टेम्परेचर क्या महत्व उसको आप समझ सकते हो। व्हेन यू आर रियलाइज, जब आप समझोगे कि दैट इट अफेक्ट, टेम्परेचर प्रभावित कर देता है द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड
एंड क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बोलो क्या, ऑर्गेनिज्म। कहा गया है टेम्परेचर का कितना ज्यादा महत्व है, आप इस बात से उसका अंदाजा लगा सकते हो कि टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को भी क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। एंजाइम मतलब प्रोटीन की बात किया गया है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रोटीन डिग्रेड होने लगता है, उसकी बात किया गया है। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम उसको भी अफेक्ट कर देता है, किसी भी जीव के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर भी असर डालता है और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर भी असर डालता है। आप टेम्परेचर का कितना महत्व है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर भी असर डालता है, टेम्परेचर नहीं डालता है? जरा आप मुझे बताइए, आप सोच करके बताइए कि अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने लगती हैं, आपको कैसी फीलिंग आनी। तो आप सोचिए, आपके फिजियोलॉजिकल, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपके काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को वो टेम्परेचर का असर पड़ता कि नहीं पड़ता, उस पर पड़ता है। तो उसकी बात, टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिखा है अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन, भैया यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ आप छोड़ सकते हो लेकिन इस बात को आप नहीं छोड़ सकते। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, फ्यू लिखा है, फ्यू लिखा इस बात को, कुछ ऑर्गेनिज्म यानी थोड़े ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए? उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। आप इंपॉर्टेंट है, आप निशान लगाते हुए चलिएगा। देखिए बेटा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और चैप्टर खत्म करने के बाद इसका मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप देख लेंगे। आपसे अगर पूछा यूरीथर्मल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर ले जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं यूरीथर्मल्स कहते हैं। आप कह सकते हो कि वाइड रेंज टेम्परेचर कहने से क्या मतलब है सर? तो कहने का मतलब है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेंगे। जरा मुझे बताइए, इनका जो टेम्परेचर सर्वाइवल का इनका जो रेंज है वो ज़्यादा है कि नहीं? टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जा रहा है लेकिन एक लिमिट तक वो उसको फेस कर ले जा रहे हैं। ऐसे कुछ ही, सब नहीं होते हैं ऐसे कुछ जीव होते हैं, फ्यू ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर ले जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल। ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर ले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। बट वास्ट मेजॉरिटी, इंपॉर्टेंट बात यहां पर, बट वास्ट मेजॉरिटी, वास्ट मतलब ज्यादातर मेजॉरिटी ऐसी होती है, ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज। कौन सा बोलो? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल कहा गया। लेकिन ज्यादातर जीवों की मेजॉरिटी ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को नहीं फेस कर पाते हैं, वो नैरो रेंज के टेम्परेचर को ही फेस कर पाते हैं। तो ऐसे जीव जो नैरो रेंज के टेम्परेचर को फेस कर ले जाते हैं उनको क्या करते हैं? उनको क्या कहा जाता है? स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? स्टेनोथर्मल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नैरो रेंज के टेम्परेचर को फेस करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल। और जो बहुत ज्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस करते क्या कहते हैं? यूरीथर्मल। फ्यू, कुछ कौन होते हैं? यूरीथर्मल। ज्यादातर कैसे होते हैं? स्टेनोथर्मल। ज्यादातर जीव कैसे होते हैं? स्टेनोथर्मल। कुछ जीव कैसे होते हैं? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल कैसे होते हैं? बहुत वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेते हैं। और स्टेनोथर्मल जो होते हैं बहुत ज्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस नहीं कर पाते। इसकी बात किया गया है। आगे देखिएगा, द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन अपने आप में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। The level of the thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. यह लेवल डिसाइड करेगा, थर्मल टॉलरेंस का लेवल डिसाइड करेगा ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, डिटरमाइन कि कौन सी स्पीसीज किस जियोग्राफिकल एरिया में या किस स्पीसीज कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किस जियोग्राफिकल एरिया में होगा।
किस स्पीसीज का किस जियोग्राफिकल एरिया में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये टॉलरेंस लेवल डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा रेंज के टेम्परेचर को फेस कर ले जाता है, कौन ज्यादा रेंज के टेम्परेचर को नहीं फेस कर पाता है। उसी प्रकार से इस जियोग्राफिकल एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसको आपको दे द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू द लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन किस प्रकार किसकी कितनी ज्यादा टॉलरेंस लेवल है, उस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस जियोग्राफिकल एरिया में होता है या किया जाता है, इसकी बात किया गया है। आप इसको आप देखेंगे। अब वहां पर और कुछ लिख दिया गया है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टोनोथर्मल एलिमेंट एंड प्लांट? यस, बहुत सारे स्टोनोथर्मल प्लांट यूरिथर्मल जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे बातचीत आप करेंगे। लिखा है इन रिसेंट ईयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये आपको चैप्टर नंबर 16 में पढ़ने को मिलेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ तक ही आपको बात ध्यान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूरिथर्मल्स कौन होते हैं? जो वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस करते हैं। जो नैरो रेंज के टेम्परेचर को फेस करते हैं क्या कहते हैं? स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेटर से पोल्स पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? कहोगे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आपसे पूछा जाएगा धरती से, प्लेन से, माउंटेन, पहाड़ों पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? कहोगे डिक्रीज करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है। तो इतना आपने देख लिया। वेजिटेशन टाइप एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। कहने का मतलब है रेनफॉल। रेनफॉल कह सकते हैं। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर रेनफॉल या वाटर। लिखा है वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑन द ऑर्गेनिज्म। वाटर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी जीव के जीवन को प्रभावित करता है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। आप इस बात को जानते हो कि लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। इस पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो कहा वाटर में हुई है, ये बात जानते हैं। एंड इट अनसस्टेबल विदाउट वाटर। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। कोई भी बिना वाटर के किसी का सर्वाइवल संभव नहीं। जल ही जीवन है, कहावत है। बिना पानी के जीवन क्या है? संभव ही नहीं। जल ही जीवन है, ऐसी कहावत। आगे देखिए, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट। और आपको पता है कि ऐसे हमारे तमाम सारे ऐसे एरियाज हैं, तमाम सारे ऐसे बायोम हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या लिमिटेड है? दैट ओनली स्पेशल एडाप्टेशन makes it possible for organism to live there। कहा गया डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और वहां पर स्पेशल टाइप का, वहां पर जो लोग जो जीव पाए जाते हैं स्पेशल प्रकार के एडाप्टेशन करते हैं, तभी उनका वहां पर जीवन संभव हो पाता, अन्यथा जीवन संभव नहीं हो पाता। कंगारू रैट डेजर्ट में पाया जाता है। कौन पाया जाता है बोलो? कंगारू रैट। और सबसे एडवांस टाइप की किडनी अगर पूछा जाए किसके पास होती है तो कहा जाता है वो कंगारू रैट के पास होती है। यानी कंगारू रैट पानी पीता ही नहीं है, इसके बाद भी वो जो फूड लेता है, जो खाता, उससे जो उसको वाटर मिल जाता है, उसी से वो अपना जीवन चला लेता है और उसी से वो यूरिन पास, अपने वेस्ट मेटेरियल को भी पास कर देता है। उसकी बात किया गया। कहा गया इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट। वाटर की अवेलेबिलिटी डेजर्ट में बहुत कम होती है। इसका मतलब वहां पर बहुत स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन देखने को मिलता है और तभी वहां पर जीवन क्या हो पाता है? संभव हो पाता है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। कहा गया प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ज्यादातर डिपेंड करता है, बोलो किस पर? वाटर पर डिपेंड करता है। मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, heavily depend on water। प्लांट की प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिपेंड ऑन, तो आप बताओगे टेम्परेचर। लिखा द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो वर्ड लिखा है एंड लिखा हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट कितना प्रोडक्टिविटी करेगा, प्लांट कितना फूड बनाएगा, प्लांट का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर कितना रहेगा, ये इस
ज़्यादातर वाटर पर भी डिपेंड करता है, इसकी बात किया गया है। यू माइट थिंक दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, क्या आप ये सोच सकते हो कि तमाम तरीके के जीव जंतु ऐसे होते हैं जो ओशियन में पाए जाते हैं, लेक्स में भी जीवन संभव है। रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज नॉट ट्रू। क्या आप ये सोच सकते हो कि कुछ जीव जो ओशियन में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, जो रिवर में पाए जाते हैं, वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, उनको वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? होती है। ऐसा नहीं है कि जो जीव ओशियन में, समुद्र में पाए जाते हैं, जो लेक तालाबों या झील में पाए जाते हैं, जो नदियों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, भैया उनके लिए पानी की तो कोई कमी ही नहीं है आपके दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर क्वालिटी देखी जाएगी कि वाटर की क्वालिटी किस प्रकार की है, यह देखा जाएगा। आपके दिमाग में आया कि यार डेजर्ट में पानी तो बहुत कम है, तब तो वहां दिक्कत होती होगी। फिर आपके समझ में आया, करे यार जो जीव तो ओशियन में होंगे उनको तो बहुत मजा, झमाझम उनको मजा आता होगा। जो पॉन्ड्स में, जो लेक्स में होंगे वो जीव उनके लिए बहुत मजेदार होगा। जो रिवर में उनको पानी की काहे दिक्कत नहीं? क्या वो वाटर से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं सो करते होंगे? लिखा है बट इट इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। यानी उनको भी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन कैसी क्वालिटी पर बेसिस। लिखा है फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात चालू हो गई आपको। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट क्वालिटी, कैसी क्वालिटी? केमिकल कंपोजिशन और पीएच। वाटर का कैसा केमिकल कंपोजिशन है, कैसा पीएच है, कैसा हाइड्रोजन आयन का वहां कंसंट्रेशन है। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा है किस वाटर का, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वाटर है। वहां पर जो जीव पाए जाते हैं उनके लिए बहुत डिपेंड है कि ओशियन में जो जीव पाए जा रहे हैं उन पर ये बहुत बड़ी बात डिपेंड करने वाली बात है कि वाटर वहां का कैसा होगा, वहां उस वाटर का पीएच कैसा होगा, लेक का पीएच कैसा होगा, रिवर पीएच कैसा होगा। वाटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी की बात किया गया है। तो कहा गया है ऐसे जीव जो ओशियन में पाए जाते हैं, लेक्स पाए जाते हैं, रिवर में, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं उनको होती होगी? होती होगी। किससे रिलेटेड? वाटर की क्वालिटी से। क्वालिटी का मतलब वहां वाटर का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वाटर का पीएच कैसा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता होगा। ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात रखती है। ऐसे जीव जंतु जो ओशियन में पाए जाते हैं, जो लेक्स में पाए जाते हैं, जो रिवर में पाए जाते हैं, क्या वो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होती है? तो कहोगे हाँ होती है, लेकिन कैसी प्रॉब्लम होती है? तो क्वालिटी की, वाटर की क्वालिटी कैसी है उससे रिलेटेड, कि वाटर का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, पीएच कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। आगे लिखा द साल्ट कंसंट्रेशन, भैया अंडरलाइन करिएगा, वो किसमें मेजर किया था? मेजर एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। साल्ट कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है किस में? लिखा गया मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। साल्ट का कंसंट्रेशन जो सैलिनिटी होती है पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है। और ये पूछा जाता है कहाँ का कितना होता है? इज लेस देन 5 इन लैंड वाटर, यानी जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसकी सैलिनिटी, उसका साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड 5 होता है। लिखा गया है लेस देन 5 इन लैंड वाटर, 30 to 35 इन सी, एंड कितना होता है साल्ट कंसंट्रेशन? लिखा गया ग्रेटर देन 100 इन, कहां पर? हाइपर सैलाइन लगून, खाड़ियों के जो वाटर होते हैं उनका जो है साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है? 100 से भी ज्यादा होता है। तो भैया ये याद कर लीजिएगा, साल्ट कंसंट्रेशन इन जो है पहला इन लैंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट बात है, 5 से भी कम होता है। 30 to 35 साल्ट कंसंट्रेशन पूछा गया। पार्ट्स पर थाउजेंड कहाँ का होता है? ये सी का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा गया है 100 से ज्यादा किसका हो जाता है? कहोगे हाइपर सैलाइन लगून्स का जो है 100 से भी ज्यादा हो जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड इनका साल्ट कंसंट्रेशन। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हमने आपको बता दिया है। आप अब इसको भूल जाइए, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भूलने नहीं देना है, और अगर आप भूल जाएंगे जिम्मेवार आप होंगे। लिखा है सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के सैलिनिटी को फेस कर ले जाते हैं, वो क्या कहते हैं? यूरी हैलाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरी हैलाइन। जैसे जो बहुत वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस करते हैं यूरी थर्मल्स कहलाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के किसको? सैलिनिटी को
फेस कर ले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरी हेलाइन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, यूरी हेलाइन। बट अदर द रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, जो नैरो रेंज के साल्ट कंसंट्रेशन को या सैलिनिटी को फेस करते हैं क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन। बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के साल्ट कंसंट्रेशन को नहीं फेस कर पाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेनोहेलाइन। यूरी हेलाइन किसे कहते हैं, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो टॉलरेंट कर ले जाते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के सैलिनिटी को भी बर्दाश्त कर ले जाएंगे, फेस कर ले जाएंगे, उनको यूरी हेलाइन कहलाते हैं। ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सब बोल सकते हैं लेकिन आप यूरी हेलाइन नहीं बोल सकते, आपको ध्यान करना पड़ेगा यूरी हेलाइन। और अदर दूसरा लिखा है, बोलो क्या, स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन कैसे होते हैं, जो नैरो रेंज के साल्ट कंसंट्रेशन को फेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के साल्ट कंसंट्रेशन को नहीं फेस कर पाते हैं, वो क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन कहलाते हैं। Many freshwater animal cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problem। कहा गया जो फ्रेश वाटर के तमाम तरीके के एनिमल हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, और जो सी वाटर के एनिमल हैं वो कहाँ नहीं रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते हैं। वो किसके नाते बोलो, कहा गया ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के नाते दे वुड फेस। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। कहा जाएगा फ्रेश वाटर एनिमल जो होते हैं वो सी वाटर में नहीं रह पाएंगे, और जो सी वाटर एनिमल होते हैं वो जो है फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएंगे। तो ये आपसे पूछा जाएगा वो किसके नाते, तो कहोगे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है, इसके नाते वो नहीं रह पाते, इसकी प्रॉब्लम। ठीक है। और आपसे अगला जो एबायोटिक फैक्टर है वो है लाइट, और इसको हम अगले टर्न पर आपको बताएंगे। अभी हम आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं। एक हमने आपको बताया है टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट, और उसमें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात हो हमने बताया है। दूसरा हमने आपको बताया है जो है वाटर के बारे में बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप भूलने न पाइए। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ किसकी कितनी सैलिनिटी है, कौन यूरी हेलाइन है, कौन स्टेनोहेलाइन है, कौन यूरीथर्मल है, और कौन जो है स्टेनोथर्मल है, इसकी बात हमने आपसे कर दिया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों एबायोटिक फैक्टर आपको पढ़ने हैं। अगला एबायोटिक फैक्टर आपका लाइट है, फिर इसके बाद सॉइल है, उसको भी हम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप मस्त रहिए। आप इसको मैं बता रहा हूँ, खुश रहिए, इंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ जब आप पढ़िए, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इस नाते ताकि आप इसको एक बार रिदम में आ जाइए। इसके बाद मैं तेज़ी से पढ़ाना चालू कर दूंगा, आप रिदम में आ जाएंगे तो मैं तेज़ी से पढ़ाना चालू कर दूंगा। लेकिन एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से आप ये जान लीजिए। पहला आपके यहाँ जो एनसीईआरटी में दिया गया टेम्परेचर, फिर वाटर, फिर लाइट, फिर सॉइल दिया गया है। हमने आपको किसके बारे में बता दिया है, टेम्परेचर के बारे में बता दिया है, हमने आपको वाटर के बारे में बता दिया है, लाइट और सॉइल के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आपको ध्यान रखना है और इसको आप पढ़ लीजिएगा, अगले में हम आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और एक बात और आपसे कहना है, प्लीज़ 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 मेहनत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते उतना पढ़िए। आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। हम आपका जब तक ये लॉकडाउन 24 तारीख तक चल रहा तब तक इकोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने का प्रयास करेंगे और कवर कर भी देंगे। लेकिन प्लीज़ जो कुछ पढ़ाया लिखाया गया है उसको आप एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना मत भूलिए। और हाँ, यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।